लाख में शुरू किया बिजनेस, अब हर साल कमा रहे 100 करोड़ से ज्यादा। आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टार्टअप की कहानी लेकर आए हैं जो शुरू तो हुआ 25 लाख में, लेकिन आज ये एक साल में 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई करता है। हम जिस बिजनेस की बात करने जा रहे हैं वो है मामाअर्थ। मामाअर्थ कंपनी कुछ सालों पहले ही शुरू की गई थी। साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इतने कम समय में भी इस कंपनी ने बुलंदियों को छू लिया। तो चलिए आज बिल्कुल बारीकी से समझेंगे मामाअर्थ के सक्सेस की कहानी, साथ ही समझेंगे मामाअर्थ का बिजनेस मॉडल और हाल ही में मामाअर्थ के साथ हुई आईपीओ कंट्रोवर्सी के बारे में भी बारीकी से समझेंगे। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत करना और इस वीडियो के एंड तक बने रहना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। मामाअर्थ कंपनी के ओनर हैं गजल अलग और उनके हस्बैंड वरुण अलग। इन दोनों ने साल 2016 में मामाअर्थ की शुरुआत की थी। अब चलिए आपको इस वजह के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से मामाअर्थ कंपनी शुरू की गई थी। अब जैसा कि नाम में ही है मामाअर्थ, यानी गजल ने अपने न्यूबॉर्न बेबी की सेफ्टी के चलते इस कंपनी की शुरुआत की, यानी कि उसके चलते इनको बिजनेस का आइडिया आया। दरअसल गजल अलग जब मां बनी तो उनके बेटे को कोई भी बेबी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा था, तो इसके चलते वो बहुत परेशान रहती थी। फिर उन्होंने बाहर की कंट्रीज से प्रोडक्ट मंगवाना शुरू किया और वो उनके बेटे को सूट कर गया। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा प्रोडक्ट हो जो हम इंडिया में बनाएं, जो बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स में कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बेबी को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हार्म करते हैं। बस इसी को दिमाग में रखते हुए शुरू हुआ मामाअर्थ। बच्चों के लिए भरोसेमंद प्रोडक्ट बनाने का ये पूरा मामाअर्थ का कारोबार 25 लाख रुपए से शुरू किया गया था। इसमें अहम ये भी था कि कंपनी के पास खुद का रिसर्च लैब था, जिसका मतलब ये है कि रिसर्च लैब में प्रोडक्ट डेवलप और टेस्ट किए जाते हैं। बता दें कि मामाअर्थ एशिया का पहला मेडसेफ सर्टिफाइड ब्रांड है। मामाअर्थ एक सक्सेसफुल ब्रांड है। इसको हर साल लगभग 100 करोड़ से ज्यादा का फायदा होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल समझते हैं। अब इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। मामाअर्थ की यूनिकनेस, यानी इसमें अलग क्या है, और दूसरा मामाअर्थ की रणनीतियां। अब सबसे पहले समझते हैं कि मामाअर्थ में अलग क्या है, ये बाकियों से अलग कैसे है। तो सबसे पहले ये टारगेट करता है ऑडियंस को, और बहुत ही सही तरीके से। यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक फिक्स्ड ऑडियंस होती है जिसको हमें अट्रैक्ट करना होता है। यानी मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है किंडर जॉय, तो जाहिर सी बात है मेरा टारगेट है बच्चे। वहीं अगर मेरा प्रोडक्ट कोई ब्यूटी क्रीम या ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो मेरा टारगेट है लड़कियां। बस इसी को ही समझना है और अपनी ऑडियंस टारगेट करनी है। और मामाअर्थ ने अपने टारगेट ऑडियंस को यकीन दिलाया कि हमारा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। मामाअर्थ वैसे तो हेल्थ केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट सब सेल करता है, लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी बेबी प्रोडक्ट से। तो उन्होंने न्यू मदर्स को टारगेट किया और उन्हें अट्रैक्ट किया, उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट बनाए और फेमस हो गया। मामाअर्थ की रणनीति समझ लेते हैं। मामाअर्थ की रणनीति में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ब्रांड एंडोर्समेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट, ये सब आता है। अब आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा कि कई इन्फ्लुएंसर्स मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, और ये एक या दो इन्फ्लुएंसर्स नहीं बल्कि 300 से 500 यानी इससे भी ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स इनका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं से मामाअर्थ के बारे में पता लग जाता है। अब दूसरा आता है ब्रांड एंडोर्समेंट। अब ब्रांड एंडोर्समेंट में प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर आता है, जो कि है शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी खुद भी एक मदर है, और अगर वो ये बोलती हैं कि प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है तो ऑटोमेटिकली आप उस पर भरोसा करेंगे। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि शिल्पा शेट्टी बनकर तो ब्रांड एम्बेसडर आई थी, लेकिन फिर उन्होंने ब्रांड की सफलता देखते हुए इसमें इन्वेस्ट किया और अब मामाअर्थ की ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ शिल्पा शेट्टी इसकी इन्वेस्टर भी हैं। अब तीसरा है मामाअर्थ का डिजिटल एडवर्टीजमेंट। अब इसने जो है डिजिटल एडवर्टीजमेंट में बहुत ध्यान दिया है। मामाअर्थ की सेल सबसे ज्यादा ऑनलाइन होती है और इसकी ऑनलाइन ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी है, इसलिए आप जरूर देखेंगे कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मामाअर्थ के एड चलते रहते हैं। तो ऐसे में मामाअर्थ ने लोगों के बीच जगह बना ली है और खड़ा कर दिया है एक बहुत बड़ा बिजनेस। मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब हम बात करते हैं मामाअर्थ की आईपीओ वाली कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको इसने बैड लाइट में लाया। कंपनी की ओर से 30 दिसंबर को आईपीओ के लिए सेबी में ड्राफ्ट पेपर फाइल किया गया था, जिसके बाद कहा गया कि इशू का वैल्यूएशन उसके
पीई रेशियो से 1000 गुना ज्यादा है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब है कि मान लीजिए आपका पीई रेशियो 10 है तो आपको इससे 1 रुपए का फायदा होगा। कंपनी की वैल्यूएशन जानकर जब इन्वेस्टर्स को कंपनी की वैल्यूएशन पता लगी तब सभी निवेशक हैरान हो गए। मामा अर्थ फ्रेश इक्विटी शेयर जारी कर 400 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रहा था। मामा अर्थ की इस वैल्यूएशन को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों में काफी नाराजगी देखी गई। लोग इसे खतरनाक और जबरन वसूली करने वाला बताने लगे। वहीं कई निवेशकों ने ट्विटर पर साफ कर दिया कि वो इस आईपीओ में पैसे नहीं लगाएंगे। लेकिन हालांकि कंपनी की को फाउंडर गजल अलहब ने एक ट्वीट करके इन दावों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे नंबरों को कोट या सब्सक्राइब नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट पेपर में वैल्यूएशन का जिक्र ही नहीं है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं कि मामा अर्थ की वैल्यूएशन का मामला क्या था। मामा अर्थ कंपनी का प्लान 4.68 करोड़ शेयर इशू के जरिए 400 करोड़ रुपए जुटाने का था। ये कंपनी जनवरी 2022 में यूनिकॉर्न बनी थी। उस समय इसका वैल्यूएशन 1 अरब डॉलर का था। तो कहा जा रहा था कि आईपीओ के जरिए मामा अर्थ 3 अरब डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप टारगेट हासिल करना चाहती है। ईयर 2022 में मामा अर्थ का नेट प्रॉफिट 14 करोड़ रुपए था। इस हिसाब से इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 1714 गुना बैठता है। इसलिए एक्सपर्ट्स भी इसकी खूब आलोचना कर रहे थे। इस कंपनी ने मामा अर्थ का आधे से ज्यादा पैसा एडवर्टाइजिंग पर खर्च होता है। मामा अर्थ ने पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान 391 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए थे। लेकिन जबकि इस दौरान कंपनी की नेट सेल्स 932 करोड़ रुपए थी। इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने अपने कुल रेवेन्यू का करीब 40% हिस्सा मार्केटिंग पर खर्च किया था। वहीं इससे पहले भी कंपनी ने एडवर्टाइजिंग पर इसी तरह पैसा लुटाया था। मामा अर्थ में पैसा लगाने वालों के लिए ये एक जोखिम है। अब कैसे? मामा अर्थ की आमदनी सिर्फ उसके लिमिटेड प्रोडक्ट की सेल के जरिए होती है। कंपनी ने ड्राफ्ट पेपर में साफ कहा कि अगर इन प्रोडक्ट्स की सेल्स में गिरावट आती है तो उसका असर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और कैश फ्लो पर पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी की कुल आमदनी में टॉप 10 प्रोडक्ट्स की हिस्सेदारी 38% और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 30% और फाइनेंशियल ईयर 2022 में 30% रही थी। तो ये थी मामा अर्थ की आईपीओ की पूरी कंट्रोवर्सी। अभी फिलहाल मामा अर्थ ने आईपीओ लाने का फैसला वापस ले लिया है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे मामा अर्थ एक छोटे बिजनेस से बहुत बड़ा बिजनेस बनी और साथ ही हमने देखा कि इसकी आईपीओ कंट्रोवर्सी के पीछे की वजह क्या थी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।